पुनरावृत्ति वीडियो करा रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैं आपको समास पढ़ा चुकी हूँ और आशा है आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा और घर में अभ्यास भी किया होगा। गूगल मीट के माध्यम से भी मैं आपको समास पढ़ा चुकी हूँ। तो आज मैं आपको समास की पुनरावृत्ति करवाऊंगी कि समास क्या है, कितने समास के भेद होते हैं। सबसे पहले बच्चों, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमको उसका अर्थ जान लेना चाहिए। मैंने आपसे कहा है कि कोई भी विषय है, अगर हम उसको पढ़ रहे हैं उससे पहले हमको उस विषय का अर्थ जानना चाहिए कि वो चीज है क्या। तो समास क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि समास क्या है। तो समास की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, समास दो शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है, जब एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसे समास कहते हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पर लिखूंगी, उसी उदाहरण के माध्यम से आप इसकी परिभाषा बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पर एक शब्द लिख रही हूँ, गंगा। गंगा सबसे पहला शब्द मैंने यहाँ पर गंगा लिखा। तो यहीं पर दूसरा शब्द मैंने आपके लिए लिख दिया, गंगा नदी। आपने देखा कि एक शब्द मैंने यहाँ पर लिखा, गंगा नदी। तो जब हम इन दोनों शब्दों को अलग अलग करके लिखेंगे, यानी कि जब हम उनका विग्रह कर देंगे, तो ये हो जाएगा गंगा प्लस नदी। यानी कि ये दो शब्दों से मिलकर, जहां पर दो शब्दों से मिलकर एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसे समास कहते हैं। अब आप इस उदाहरण के माध्यम से इसे जानेंगे कि मैंने ये कैसे लिखा। पहला शब्द हमने लिखा गंगा, दूसरा शब्द मैंने लिखा नदी। इन दोनों शब्दों को जब हमने आपस में जोड़ दिया, यानी कि एक समस्त पद हमने बना दिया, तो ये हुआ गंगा नदी। तो ये आपका गंगा नदी हुई। यानी कि दो अलग अलग शब्द थे। गंगा का एक अपना अलग अर्थ है, गंगा एक नाम है, नदी का अपना एक अलग अर्थ है, नदी है। तो जब इन दो अलग अलग शब्दों को हमने एक साथ मिलाया, तो ये गंगा नदी हुआ। तो गंगा नदी, ये जो शब्द हमारा हुआ, ये हमारा समास कहलाएगा। यानी कि जहाँ पर दो पद मिलकर या दो शब्द जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वहाँ पर समास होता है। तो इस तरह समास की परिभाषा आप इसको ऐसे समझेंगे। उसके बाद हमारा आता है समास के पद। समास में मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है, समास में दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। यानी कि समास में दो पद होते हैं, दो शब्दों के अलग अलग शब्द होते हैं, उनको हम मिलाते हैं। जब वो शब्द मिलकर एक नए शब्द को बनाते हैं, तो उसे समास कहते हैं, या इसको आप समस्त पद भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा दो पद। अब दो पद आप कहेंगे कि दो पद, मैंने आपको बोला कि समास के जो पद होते हैं वो दो होते हैं। इसमें जब हमने दो अलग अलग करके इनको, जब हमने गंगा नदी का विग्रह किया, तो गंगा और नदी आई। तो इसका जो पहला वाला पद होगा, इसको आप कहेंगे पूर्व पद। यानी कि समास का जो पहला पद होगा वो पूर्व पद होगा, और जो दूसरा पद होगा वो होगा उत्तर पद। यानी कि समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। आप लोगों को समझ में आया होगा, पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद। जब हमने इन दो शब्दों को, दो अलग अलग शब्दों को मिलाया, तो उसके मिलने से जो नए शब्द का निर्माण हुआ, वही समास कहलाया। तो इस तरह हमने समास और समास के पद पढ़ा। अब अगला है बच्चों समास के भेद। मैंने आपको पहले भी गूगल मीट के माध्यम से बहुत अच्छे से ये पढ़ा रखा है और कई बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। समास के भेद। तो समास के भेद आप लोगों को पता है कि समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कई बच्चे भेद और पदों में कंफ्यूजन करते हैं, यानी कि वो पद और भेद में अलग अलग डिफरेंट है। पद का अर्थ होता है जहां हमने दो पदों को, यानी कि एक जो हमारा शब्द है, इसको हमने अलग अलग विग्रह करके अलग अलग किया, तो पूर्व पद और उत्तर पद। इस तरह हमारा एक नया शब्द बना गंगा नदी, जो हमारा
समास। तीसरा हमारा आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। फिर हमारा आता है द्विगु समास। अगला हमारा आता है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास। अगला हमारा आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार बच्चों समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है तत्पुरुष समास, दूसरा होता है कर्मधारय समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है द्विगु समास, अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो होता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास क्या होता है और कैसे हम इसको पहचानेंगे कि ये तत्पुरुष समास है? जो हमारा समास है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में परसर्गों का लोप होता है। परसर्ग मतलब कारक चिन्ह, आपने कारक चिन्ह पढ़े हैं जैसे ने, के, से और इन परसर्गों का लोप होता है। लोप मतलब छिपा हुआ होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण आपने लिखा है राजमहल। एक राजमहल शब्द मैंने आपने लिखा है, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा राजा का महल। विग्रह करते ही जब आप समास का विग्रह करेंगे तो राजा का महल, यानी कि यहाँ पर का जो है ये परसर्ग है, छिपा हुआ है, इसका लोप होता है इसमें। यहाँ जब आप इसको बोलेंगे तब आपको इसका पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही आप इसका विग्रह करेंगे तो यहाँ पर ये कारक चिन्ह छिपा हुआ होगा। विग्रह करते ही आपको इसका पता चल जाएगा। तो इसी तरह उसे तत्पुरुष समास कहेंगे, यानी कि जहाँ पर कारक चिन्ह या परसर्गों का लोप होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे एक उदाहरण मैंने आपको दिया हिमालय, तो हिम का आलय, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा हिम का आलय। तो यहाँ पर परसर्ग एक छिपा हुआ है का, तो इसका मतलब तत्पुरुष समास होगा। पहले की वीडियो में मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ, आप उसमें लिखेंगे। और अगला है हमारा कर्मधारय समास। अगला है हमारा कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास का उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। कर्मधारय का अर्थ होता है इसमें जो उत्तर पद होता है वो पूर्व पद की विशेषता को बताता है। यानी कि मैं एक शब्द यहाँ पर लिख रही हूँ, आप देखेंगे मैंने लिखा नील गाय। तो मैंने आपको बताया कि समास में क्या होते हैं बच्चों, 2 पद होते हैं। पहला पद आपका पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद आपका क्या कहलाता है, उत्तर पद कहलाता है। उत्तर पद यानी कि 2 पद होते हैं। ये शब्द ये शब्द जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नील और गाय। यहाँ पर नील का अपना अलग अर्थ है और गाय का अपना अलग अर्थ है। तो जैसे हम इसको विग्रह करते हैं तो इसका जो पूर्व पद, जो उत्तर पद होता है वो पूर्व पद की विशेषता को बताता है। यानी कि आपको पता है विशेषण, जो शब्द की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लागू होती है
कमल की विशेषता कौन बता रहा है? नील, यानी कि नीला है जो कमल, कमल की विशेषता यह है कि वो नीला है। तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा, यानी कि जहाँ उत्तर पद पूर्व पद की विशेषता को बताएगा वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होगा। अब अगला है बच्चों हमारा द्विगु समास। अगला हम पढ़ेंगे द्विगु समास। अब अगला आप पढ़ेंगे द्विगु समास। अब द्विगु समास के मैं कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर बताऊंगी। द्विगु मैंने आपको बता रखा है कि द्विगु क्या है। द्विगु में जो पहला पद होता है, द्विगु समास का जो पूर्व पद होता है वह संख्यावाचक होता है। क्या होता है बच्चों? संख्यावाचक होता है, यानी कि इसमें बहुत आसानी से आप समास को पहचान पाएंगे। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि द्विगु समास में होता क्या है। तो द्विगु समास की यह विशेषता होती है कि इसका जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा तिरंगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर तिरंगा शब्द लिखा। तो इस तिरंगा को जब हमने विग्रह किया तो विग्रह कैसे क्या आया? तीन रंगों का समूह। आपने देखा कि एक शब्द आया तीन रंगों का समूह, यानी कि यहाँ पर एक शब्द आया तीन। तीन क्या है बच्चों? संख्यावाचक है। तो तीन संख्यावाचक है, तो यहाँ पर तीन जो संख्यावाचक है इसका मतलब ये कौन सा समास होगा? ये द्विगु समास। कौन सा समास होगा बच्चों? ये द्विगु समास होगा, क्योंकि इसका जो पूर्व पद होता है वह संख्यावाचक होता है। अब आपको समझ में आया होगा, जिस शब्द में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, यानी कि इसमें कोई भी गिनती 1 2 3 4 कुछ भी ऐसी गिनती अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गिनती आ रही है या ये संख्यावाचक है तो आप इसको तुरंत द्विगु समास करेंगे। कई बच्चे द्विगु और द्वंद्व दोनों में बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको द्विगु की एक अलग विशेषता बता रही हूँ और द्वंद्व आपको अलग से जाकर समझाऊंगी। द्विगु की वही विशेषता होती है कि इसका जो पूर्व पद होता है वह संख्यावाचक होता है। अब अगला है बच्चों, जैसे एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, मैंने लिखा सप्तऋषि। सप्तऋषि तो आप अपने आप समझ जाएंगे, सप्त इसका पूर्व पद में शब्द आ रहा है और दूसरे वाले पद में ऋषि आ रहा है। तो शब्द क्या है? सात ऋषियों का समूह। सात ऋषियों का समूह, जहाँ पर सात ऋषि खड़े होते हैं वहाँ पर सात ऋषियों का समूह होगा। तो ये कौन सा समास होगा बच्चों? द्विगु समास। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, क्योंकि इसका जो पूर्व पद होता है वह संख्यावाचक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि द्विगु समास की यही विशेषता होती है कि उसका पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। इसी तरह मैं एक उदाहरण आपको और जैसे मैंने लिखा चौराहा। चौराहा यानी कि चार राहों का समूह, जहाँ पर चार रास्ते जाते हैं, चार राहों का समूह, यानी कि ये कौन सा समास हुआ? ये हुआ आपका द्विगु समास। कौन सा समास होता है? द्विगु समास। द्विगु समास, ये आपका द्विगु समास। अब अगला है बच्चों, द्विगु समास के बाद आता है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की अगर हम बात करते हैं तो द्वंद्व का मतलब होता है यहाँ पर दोनों पद अपने आप में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि दोनों पदों की अपनी अपनी विशेषता होती है, दोनों पद अपने अपने आप में विशेष होते हैं। तो जैसे मैंने कहा माता पिता, आप इस पर ध्यान रखेंगे। माता, एक शब्द मैंने लिखा माता और दूसरा मैंने लिखा पिता। इस समास की मुख्य विशेषता यह होती है कि इसमें आपको डैश लगा हुआ मिलेगा और दोनों आपको पेयर के रूप में मिलेंगे, यानी कि दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पर दोनों की अपनी एक विशेषता होगी, दोनों अपनी अपनी जगह पर बराबर होंगे। माता के साथ पिता, राधा के साथ कृष्ण, भाई के साथ बहन, लाभ के साथ हानि, तो इस तरह के पेयर वर्ड यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे माता पिता लिखा, जब आप इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा माता और पिता। माता और पिता, इसका मतलब ये कौन सा समास हुआ? ये हुआ द्वंद्व। ये आपका द्वंद्व वाला समास आया, यानी कि ये हो गया द्वंद्व समास। ये आपका द्वंद्व समास, यानी कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, लेकिन द्वंद्व समास में दोनों
बहुव्रीहि समास होता है, इसका जो मुख्य वो होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद विशेष नहीं होता है, लेकिन इसका जो तीसरा पद जो स्वतः आपके विग्रह करने के बाद निकलेगा वह इसमें विशेष होता है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ, मैंने यहाँ पर कहा लंबोदर, लंबोदर। सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे बच्चों, समास विग्रह करेंगे, यानी कि आप इसका जब विग्रह करेंगे तो ये आ जाएगा लंबा है उदर जिसका, उदर माने होता है पेट, लंबा है उदर जिसका। तो जैसे ही आप इसका विग्रह करेंगे स्वतः आपके मुंह से एक शब्द निकल आएगा, लंबा है उदर जिसका गणेश। ये आपका तीसरा पद है, यही तीसरा पद इसमें विशेष होता है। अगर आप इसमें इसका विग्रह करेंगे और एग्जाम में ये नहीं लिखेंगे तो इसमें आपके नंबर क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, क्योंकि इससे ये अधूरा रह जाता है। इसलिए बहुव्रीहि समास में जो तीसरा पद होता है वो विशेष होता है, यानी कि जो तीसरा पद स्वतः विग्रह करने के बाद आपके मुंह से स्वतः ही निकल आएगा। जैसे मैंने कहा, एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने कहा त्रिनेत्र, त्रिनेत्र यानी कि त्रिनेत्र, जैसे आप इसका विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा तीन नेत्रों वाले, तीन नेत्रों वाले, तीन नेत्रों कौन है, यह आ जाएगा आपका शिव। तो इस तरह आपका स्वतः ही निकल आएगा। अब मैंने जैसे एक उदाहरण आपको दिया विषधर, विषधर यानी कि विष को धारण करने वाले, विष को धारण करने वाले। तो अब विष को धारण करने वाले कौन होंगे बच्चों, स्वतः हमारे मुंह से निकल जाएगा विष को धारण करने वाले शिव। तो ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो इस तरह से ये छोटे छोटे उदाहरण हैं जिनके माध्यमों से आपको पता चलेगा, और आपकी बुक में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण बहुव्रीहि समास के दे रहेंगे, उनको आप देखेंगे। ऐसे ही एक उदाहरण यहाँ पर है बहुव्रीहि समास का पीताम्बर, पीताम्बर। तो पीताम्बर में हो जाएगा पीला है अंबर जिसका, पीला है, पीला है, पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, यानी कि पीला है अंबर जिसका कृष्ण। कौन हो जाएगा, कृष्ण। तो ये आपका आ जाएगा बहुव्रीहि समास, यानी कि जहां पर आपको विग्रह करने के बाद एक तीसरे पद, आपको नया पद मिलता है, वहां पर आप बहुव्रीहि समास करेंगे। अब कई बच्चे ये प्रश्न पूछते हैं कि इसमें जैसे ये त्रिनेत्र है, कई बच्चे कहेंगे कि मैम ये कर्मधारय समास भी हो सकता है, हो सकता है, लेकिन बशर्ते ये आपके एग्जाम में क्या आपको दिया है, आपके क्वेश्चन में कैसे दिया है, उस हिसाब से आप इसको करेंगे। क्योंकि अगर आपने त्रिनेत्र को तीन नेत्रों वाले, तीन नेत्रों वाला लिखा तो वहां पर आपका कर्मधारय होगा, लेकिन अगर आपने अपने विग्रह करने में शिव नहीं लिखा है तब, अगर आपने तीन नेत्रों वाले शिव लिखा है, तीसरा जो पद है वो लिखा है, तो आपका क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। तो इस तरह बच्चों मैंने आपको ये सारे समास बताए। सबसे पहले तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब अगला आएगा हमारा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में जो पूर्व पद होता है बच्चों, पूर्व पद अव्ययी होता है। अव्यय आप जानते हैं, आपने हिंदी में भी अव्यय शब्द पढ़े हैं, इसके लिए आपको अव्यय शब्दों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बिना अव्यय शब्दों के ज्ञान के आप इसको नहीं कर सकते। तो जैसे अव्ययीभाव समास में, जैसे एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, जैसे अव्ययीभाव में एक शब्द है यथा शक्ति। तो जब आप इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा शक्ति के अनुसार, यानी कि यथा, इसका पूर्व पद होगा यथा, और इसका जो उत्तर पद होता है वो होगा शक्ति। ये इसका उत्तर पद होगा। तो इसका जो पूर्व पद होता है बच्चों, यथा क्या है,
विभक्ति के अनुसार तो यथा यहाँ पर अव्यय शब्द है। तो इस तरह से आप इन समास को देखेंगे और आपकी बुक में कई उदाहरणों के माध्यम से ये समास आप देख सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण आपकी बुक में, व्याकरण की बुक में भी दिए गए हैं, तो उसके माध्यम से आप इनको देखेंगे। तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपको संक्षिप्त में इसको पुनरावृत्ति करूंगी। सबसे पहले मैंने आपको इसमें समास की डेफिनेशन बताई। समास क्या होती है? मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पर दो शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं वहाँ पर क्या होता है? उसे समास कहते हैं। सबसे पहले आप परिभाषा को ऐसे करेंगे जैसे कल मैंने आपको बताया था और गूगल मीट के माध्यम से भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सबसे पहला जैसे मैंने आपको एक शब्द बताया गंगा नदी, तो मैंने आपसे कहा था कि इसकी जो परिभाषा है वो आप ऐसे याद करेंगे कि यहाँ पर दो अलग अलग शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं वहाँ पर क्या होता है? समास होता है। जैसे गंगा एक अलग शब्द है और नदी अपने आप में एक अलग शब्द है। जब हमने दोनों शब्दों का मेल किया तो उससे एक नया शब्द हमें प्राप्त हुआ गंगा नदी, तो इसी को समास कहते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया पद। समास में कितने पद होते हैं? पद और भेद में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि समास में केवल दो पद होते हैं। कोई बच्चे 8 बोलते हैं, 6 बोलते हैं, 7 बोलते हैं, ये रॉन्ग है। यानी कि समास में केवल दो पद होते हैं और भेद 6 होते हैं। पद क्या होते हैं? जो मैंने आपको पूर्व पद और उत्तर पद, यानी कि पहला पद ये है और दूसरा पद उत्तर पद है, यानी कि समास में दो पद होते हैं। समास का विग्रह किसे कहते हैं? जहाँ पर आप समास को विग्रह करके लिखेंगे। समस्त पद क्या कहलाता है? जो पूरा आपका विग्रह करके जो शब्द आपका बना। जैसे एक उदाहरण आप यहाँ देखेंगे, ये आपका पूर्व पद हुआ, ये आपका उत्तर पद हुआ, ठीक? पद आपके दो हुए। सब बच्चे इधर देखेंगे, ये आपके दो पद हो गए, यानी कि समास के दो पद हो गए, पूर्व पद और उत्तर पद। उसके बाद जब आप इस गंगा नदी का विग्रह करेंगे, विग्रह का मतलब होता है जब आप इसको वैसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा गंगा की नदी, ठीक है? गंगा नदी। अब इसको जब आप मिलाएंगे गंगा नदी हो जाएगी, तो ये आपका समस्त पद होगा। इसको आप समस्त पद कहेंगे, समस्त पद। इसको आप विग्रह कहेंगे और इसको आप समास करने वाला जो आपका शब्द है वो भी कहेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आप लोगों ने इसको समझना है। उसके बाद समास के भेद आएंगे। समास के 6 भेद होते हैं। आप अपने दिमाग में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करेंगे। पद 2 होते हैं और भेद 6 होते हैं। पहला होता है तत्पुरुष, दूसरा होता है कर्मधारय, तीसरा होता है द्वंद्व समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुवचन समास, छठा अव्ययी भाव समास। तो पहला जो होता है तत्पुरुष समास, मैंने आपको बताया कि तत्पुरुष समास में परसर्गों का लोप होता है, यानी कि कारक चिन्ह जो होते हैं वो छिपे हुए होते हैं। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, राजमहल, राजा का महल, इसमें परसर्ग का लोप है। उसके बाद अगला समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास मैंने आपको बताया कि जहाँ पर उत्तर पद पूर्व पद की विशेषता को बताता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है, यानी कि जो उत्तर पद होता है वो पूर्व पद की विशेषता को बता रहा है। जैसे मैंने कहा नील गाय, यानी कि गाय की विशेषता को बता रहा है कि वो नीली है। तो इस तरह कर्मधारय समास हुआ। अगला मैंने आपको बताया द्विगु समास। अब द्विगु समास की विशेषता क्या होती है? द्विगु समास में आप करेंगे कि इसका जो पहला पद होता है वह संख्यावाचक होगा, यानी कि द्विगु समास का जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक होगा। जैसे मैंने आपसे कहा तिरंगा, 3 रंगों का समूह, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह। इस तरह जहाँ भी आपको पूर्व पद में संख्या नजर आएगी, संख्या लिखी हुई नजर आएगी, वहाँ पर आप कौन सा समास करेंगे बच्चों? द्वंद्व समास करेंगे। अगला है बच्चों हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में मैंने आपको बताया यहाँ पर दोनों पद बराबर होते हैं, जैसे दोनों पेयर के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, इसका विग्रह करेंगे आप और समस्त पद बनकर ये हो जाएगा माता पिता, ठीक है? अगला है राधा कृष्ण, लाभ हानि, ऊंचा नीचा, इस तरह से यहाँ पर शब्द आते हैं और बीच में आपको डैश मिलेगा, माता पिता के बीच में डैश
ठीक है। तो इस तरह एक और यानी कि उसका मतलब और होता है, तो आप उसको जब विग्रह करेंगे तो उसे माता और पिता करेंगे। उसके बाद अगला है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में मैंने आपसे कहा यहाँ पर दोनों पदों की कोई वो नहीं होती है, लेकिन जो तीसरा पद होता है वो मुख्य होता है। तीसरे पद को लिखकर ही आपका ये वाक्य पूरा होगा, यानी कि ये समास आपका तभी सही होगा जब आप इसका तीसरा पद लिखेंगे। जैसे मैंने एक उदाहरण आपको दिया था, विष धर, यानी कि विष को धारण करने वाला। तो विष को धारण करने वाला पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, यानी कि जो पीले वस्त्र पहनते हैं श्री कृष्ण। उसी तरह त्रिनेत्र, तीन नेत्रों वाले शिव। उसी तरह बहुत सारे अभी हैं, जैसे नीलकमल। नीलकमल में आपका कर्मधारय समास भी हो सकता है, लेकिन अगर आप विग्रह में नीली कमल वाले लिखेंगे तो श्री राम आएगा, लेकिन अगर आप उसका विग्रह कर्मधारय के अनुसार करेंगे तो वहां पर वो कर्मधारय होगा। तो इस तरह से अगला आपका आएगा अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में जो उसका पूर्व पद होगा वह अव्यय होगा। तो इस तरह अव्यय में जैसे यथा, इसमें आपके अव्ययी शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा, अव्ययी शब्द आपको आने चाहिए, तब आपको अव्ययी भाव समास को पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों ये टॉपिक जो है वो आपका यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोगों ने अपनी व्याकरण की बुकों में से बहुत सारे उदाहरण लेने हैं और उन उदाहरणों को अपनी नोटबुक में लिखकर उनको स्वयं करना है। यानी कि जो मैंने आपको ये भेद बताए हैं, ये सारे जो 6 भेद आपको मैंने बताए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको शब्द लिखने हैं और उन शब्दों का आप पहले विग्रह करेंगे। विग्रह करने के बाद आप उसको देखेंगे कि इन समास में से किस समास में उसका मेल होता है। यानी कि जैसे एक उदाहरण मैंने आप लिख रहे हैं, माना आपने शब्द लिखा नील कमल, तो आप नील कमल को देखेंगे कि नील कमल इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है। इस तरह से आप अपने उदाहरणों को कर सकते हैं। आपको पता है कि मैंने आपसे कहा है जो पद बाद वाले पद की विशेषता को बताता है उसमें सीधे क्या करेंगे, आप कर्मधारय समास करेंगे। अगर आपका उदाहरण है, आप लिख रहे हैं सप्तऋषि, तो आपने तुरंत ये सोचना है कि जिसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसको हम क्या लिखेंगे, द्विगु समास लिखेंगे। द्विगु और द्वंद्व इन दोनों समास में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, वहीं पर द्वंद्व समास में दोनों पद समान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं और इक्वल पेयर के रूप में चलते हैं। क्योंकि यहीं पर आप लोग कंफ्यूज करते हैं द्विगु और द्वंद्व, तो यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्लियर बता दिया गया है कि द्विगु का पहला संख्यावाचक होता है और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इस तरह आप बहुत सारे उदाहरणों को अपनी नोटबुक में कर उसको खुद स्वयं कर सकते हैं। पहले आप उसका विग्रह करिए। विग्रह करने के बाद आप देखिए कि आपके कौन से समास से वो मैच हो रहा है, कौन से समास से उसका मेल हो रहा है, तो उसके बाद आप उसको समास करें। और डायरेक्ट आपने केवल शब्द लिखकर सीधे उसका समास नहीं लिखना है, आपने पहले उस शब्द का विग्रह करना है। विग्रह करने के बाद उसका समास क्या है उसका नाम आपने उसमें लिखना है। तो इस प्रकार आशा है कि आप लोग को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा और इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह समझा होगा। तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए दूसरी पुनरावृत्ति लेकर प्रस्तुत हूँ।